तलक्षण क्रिया में तलक्षण गज जिस बिंदु पर रखा जाता है वह स्टेशन कहलाता है। एलिडेट के जिस किनारे पर काम किया जाता है उसे फिडुशियल किनारा कहते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रतिच्छेदन पद्धति मैदानी भाग के लिए सर्वाधिक अपनाया जाता है। किसी प्रिज्म में कंपास के स्थायी समंजन के लिए केंद्रण की क्रिया सर्वप्रथम की जाती है। टैकोमीटर में एक शून्यक लेंस की व्यवस्था की जाती है। यदि तलक्षण सर्वेक्षण करते समय पश्चावलोकन व अग्रावलोकन दूरियां स्थिर रखी जाए तो वर्तन व पृथ्वी की वक्रता का संयुक्त संशोधन शून्य होगा। परिवर्ती अर्धव्यास वाले एक मिश्रित वक्र कहलाते हैं। समतल पटल में अस्थायी समंजन में समतलन की क्रिया सबसे पहले करते हैं। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। सर्वेक्षणकार में पश्चावलोकन पहली रीडिंग होती है। टैकोमीटर में संयोज्य स्थिरांक F+D होता है। रेल पटरी के लिए वायुत्थान ज्ञात करने के लिए E=gv²/127 का प्रयोग करते हैं। रेल पटरी पर अधिकतम वायुत्थान गेज के 1/10 भाग से अधिक नहीं रखा जा सकता है। संक्रमण वक्रों के लिए सर्पिल कोण Q1=L/2R लिया जाता है। संक्रमण वक्रों के लिए लंब खसका y=x³/6RL होगा। विक्षेप कोण का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है। वह काल्पनिक रेखा जो जमीन पर एक ही ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है समोच्च रेखा अर्थात कंटूर लाइन कहलाती है। सम्मानित तल RL गृहीत तल DT के ऊपर तथा नीचे होता है। सामान्य जीवा से छोटी जीवा को उपजीवा कहते हैं। डंपी लेवल के स्थायी समंजन में काल्पनिक त्रुटि वास्तविक त्रुटि की 2 गुनी होती है। सूखते हुए तालाब का पानी समोच्च रेखा का एक अच्छा उदाहरण होता है। असमान ऊंचाई पर समोच्च रेखाएं एक दूसरे को प्रलंबी चट्टान स्पर्श करती हैं। किसी रेखा की लंबाई L हो तो उसका अक्षांश L cos थीटा होता है। 2 बिंदुओं के संदर्भ में तीसरा बिंदु स्थापित करने को त्रिबिंदु समस्या कहते हैं। थियोडोलाइट का अल्पतमांक 20 सेकंड होता है। जब किसी वक्र की त्रिज्या अनंत से एक निश्चित मान तक बदलता है तो उसे संक्रमण वक्र कहा जाता है। किसी रेखा का पश्च दिक्मान अग्र दिक्मान ±180 डिग्री होता है। तलक्षण गज की लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। किसी लेंस के केंद्र से निकलने वाली सबसे लंबी रेखा आधार रेखा कहलाती है। अत्यंत समीप समोच्च रेखाएं की श्रेणी तीखे ढाल को दर्शाती हैं। वक्र पर वाहन को उलटने से बचने के लिए संक्रमण वक्र दिया जाता है। थियोडोलाइट को ऊर्ध्वाधर प्लेन में 180 डिग्री घुमाने की क्रिया संक्रमण कहलाती है। अत्यधिक परिशुद्ध रेखी मापन प्रत्यक्ष जरीब द्वारा ज्ञात किया जाता है। छोटे ऑफसेट की माप धात्विक फीता द्वारा की जाती है। विकर्ण मापनी द्वारा 3 मापें ली जाती हैं। 100 कड़ी वाले जरीब 2 डिग्री कोण के लिए संशोधन मान 1.5 अल्फा² होता है। 100 कड़ी वाले जरीब में अल्फा रेडियन ढाल के लिए संशोधित मान 100 × अल्फा³ होता है। L लंबाई वाले जरीब की संचयी त्रुटि का मान √L के समानुपाती होता है। दूरदर्शी में क्रॉसहेयर दूरदर्शी के केंद्र पर स्थित होता है।
क्षेत्र की सीमाओं जैसे अतिरिक्त वितरण का निर्धारण करने के लिए भूखंड सर्वेक्षण प्रयोग किया जाता है। यदि दूरी मापने के लिए चयन बहुत छोटी है तो धनात्मक त्रुटि उत्पन्न होगा। चयन सर्वेक्षण त्रिभुजों के ढांचागत कार्य को निहित रखता है, क्योंकि केवल त्रिभुज ही वह साधारण समतलीय आकृति है जिसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर विशिष्ट रूप से आयोजित किया जाता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलती हैं। सर्वेक्षण दूरबीन में क्रॉसहेयर नेत्रिका के सम्मुख लगा होता है। एक स्पष्ट छवि फोटो के उत्पादन के लिए दूरबीन की क्षमता को डेफिनिशन कहा जाता है। क्षैतिज कोण मापने के लिए थियोडोलाइट को दक्षिणावर्त विमुख स्टेशन के सम्मुख स्टेशन की ओर घुमाया जाता है। भूमध्य रेखा के लंबवत अनुप्रस्थ रेखा का प्रेक्षण अक्षांश रेखा कहलाता है। जब एक अनुप्रस्थ रेखा की ओर पूर्ण चक्र द्विकमान की स्थिति 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य है तो प्रस्थान धनात्मक होगा और अक्षांश ऋणात्मक होगा। आधार से ज्ञात ऊंचाई पर स्थित एक नियत स्थिर बिंदु तलचिन्ह यानी बेंचमार्क कहलाता है। तलछट में वक्रता के कारण होने वाले अपवर्तन के प्रभाव को 1/7 भाग के रूप में लिया जाता है। अपवर्तन के कारण होने वाली त्रुटि को अन्योन्य तलछट में समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी लगातार दो समोच्च रेखा अर्थात कंटूर लाइन के बीच लंबवत दूरी को समोच्च अंतराल कहा जाता है। कई समोच्च रेखाओं का एक समान होना एक खड़ी चट्टान को सूचित करता है। प्लेन टेबल में वह यंत्र जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दूरियों को मापने प्रयोग किया जाता है दूरबीन एलिडेट कहलाता है। विकर्ण पैमाने पर केवल इकाइयाँ दसवां और सौवां होता है। पूर्ण द्विकमान बीयरिंग में द्विकमान साउथ 25 डिग्री से वेस्ट का अर्थ 205 डिग्री होगा। अपवर्तन के लिए सुधार का मान +1/7 होता है। वे लघु यंत्र जो प्रकाशिक सिद्धांत का उपयोग करके एक कोण को एक अवलोकन में माप लेते हैं षष्ठक यानी सेक्सटेंस कहलाता है। एक पश्चवक्र में पश्चवक्रता बिंदु पर दी गई अत्यधिक ऊंचाई 0 होता है। उच्चतादर्शी तलेक्षण द्वारा क्वथनांक ज्ञात किया जाता है। त्रिकोणमिति तलेक्षण द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोण ज्ञात किया जाता है। बाहर से निकली हुई खड़ी चट्टान की स्थिति में समोच्च रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मल निपटान और पानी की आपूर्ति कार्यों के लिए पर्याप्त आंकड़े एकत्र करने के लिए अनुप्रस्थ कटी और पार्श्व चित्र तलेक्षण किया जाता है। पृथ्वी की वक्रता के कारण भूपृष्ठीय सर्वेक्षण समतल सर्वेक्षण से अलग होता है। प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण में उपकरण और सर्वेयर का दिशा निरूपक यंत्र क्रमशः एक रेखा की पूर्ण द्विकमान स्थिति अर्थात WCB और चतुर्थांश द्विकमान स्थिति अर्थात QB देते हैं। दो बिंदु समस्या और त्रिबिंदु समस्या विभाजन रिसेक्शन और अभिविन्यास विधियां अपनाकर किया जाता है। मानचित्र पर दो लगातार समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च अंतराल के रूप में जाना जाता है। जब भूमि समतल हो तो सेक्सटेंस टेक्रियोमेट्री विधि का अपनाया जाता है।
लंबवत ऑफसेट नापने के लिए लाइन रेंजर का प्रयोग किया जाता है। दो छोरों के मध्य सीधी रेखा में चयन को संरेखित करने की प्रक्रिया रेंजिंग कहलाती है। 1 एकड़ भूमि का मान 43,560 वर्ग फीट होता है। एक राजमार्ग के लिए समोच्च ढाल का स्थान सबसे अच्छे पहाड़ी के लिए गद्दीदार घाटी से निर्दिष्ट किया जाता है। विकिरण विधि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किया जाता है। प्रारंभिक सर्वेक्षण में फिड्यूशियल एलिडेड प्रयोग में लाया जाता है। किसी आरेखित मानचित्र को अनियमित आकृति क्षेत्र को प्लानीमीटर उपकरण की सहायता से मापा जाता है। पेंटाग्राफ का उपयोग नक्शे को छोटे से बड़ा करने के लिए किया जाता है। थियोडोलाइट द्वारा ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों कोण ज्ञात किया जाता है। क्षैतिज तल में दूरबीन को ऊर्ध्वाधर अक्ष में घुमाने की प्रक्रिया दोलन अर्थात स्विंगिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण सादा सर्वेक्षण से अलग होता है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी की वक्रता है। दो बिंदु समस्या और त्रिबिंदु समस्या विभाजन अर्थात रिसेक्शन और अभिविन्यास विधि द्वारा हल किया जाता है। एक मानचित्र पर समोच्च अंतराल दो लगातार समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी निरूपित करता है। सेक्सटेंट स्टैक्योमीटर विधि को जब भूमि समतल हो उस समय अपनाया जाता है। लंबवत ऑफसेट नापने के लिए लाइन रेंजर का प्रयोग करते हैं। दो छोरों के मध्य स्थिति रेखा में चयन को संरेखित करने की प्रक्रिया रेंजिंग कहलाती है। एक राजमार्ग के लिए समोच्च ढाल का स्थान सबसे अच्छे से कहाँ निर्दिष्ट किया जाता है? पहाड़ी के नीचे गद्दीदार घाटी में। वह बिंदु जिस पर सभी संगामी बलों का क्रिया रेखाएं मिलती हैं संगमन बिंदु कहलाता है। बल एक सदिश राशि है। इसका संयोजन दैशिक योग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पिंड पर लगने वाले बलों का सम्मिलित प्रभाव यदि शून्य हो तो इस अवस्था को साम्यावस्था अर्थात इक्विलिब्रियम कहते हैं। साम्यावस्था में बलों के प्रभाव में पिंड की स्थिर अथवा गतिशील अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। साम्यावस्था में पिंड पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी शून्य होता है। एक बल कभी भी साम्यावस्था में नहीं होता है। समीकरण P/sin अल्फा बराबर Q/sin बीटा बराबर R/sin गामा लामी का समीकरण है। किसी पिंड पर दो सदृश्य समांतर बलों का परिणामी R बराबर P+Q होता है। किसी पिंड पर दो असदृश्य समांतर बलों का परिणामी R बराबर P-Q होता है। 1 kg भार का मान 10 न्यूटन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बल का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। किसी पिंड का संवेग पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है अर्थात P बराबर m/v। IS प्रणाली में संवेग का मात्रक kg/मीटर/सेकंड होता है। बल विस्थापन वेग त्वरण संवेग आवेग इत्यादि सदिश राशि हैं। किसी निश्चित बिंदु के परितः बल को घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स की इकाई न्यूटन मीटर होता है। प्रभावशाली रूप से कोई बल अपनी क्रिया रेखा पर स्थिर बिंदुओं पर केवल सरल रेखीय गति करता है। कोई बल अपनी क्रिया रेखा पर स्थित बिंदुओं पर घूर्णन गति उत्पन्न नहीं करता है। दो समतली यानी कोप्लेनर बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर घूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। यदि किसी पिंड पर लगे अनेक बलों के किसी बिंदु पर घूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है तो पिंड घूमने के संदर्भ में संतुलन में होगा। यदि किसी पिंड पर लग रहे बल की क्रिया रेखा की बिंदु से लंब दूरी शून्य हो तो बल आघूर्ण का मान शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
किसी पिंड पर कार्य कर रहे 3 समतली बल यदि संतुलन में हैं तो या तो वे एक बिंदु से गुजरेंगे या तीनों बल समांतर में होंगे। पिंड पर लग रहे 3 समतली तथा एक बिंदुगामी बल यदि संतुलन में है तो उनके लिए निम्न प्रमेय लागू होता है। लामी का प्रमेय और बलों का त्रिभुज नियम। एक बल के अधीन कोई पिंड कभी संतुलन में नहीं रह सकता। एक बलयुग्म के अधीन कोई पिंड की सरल रेखीय गति असंभव होती है। बल युग्मों के अधीन पिंड की केवल घूर्णन गति ही संभव होती है। जब किसी पिंड पर परिणामी बल शून्य होता है तो उसमें कोई सरल रेखीय गति संभव नहीं होती है। यदि पिंड पर लगने वाले बलों के किसी बिंदु पर घूर्णनों का बीजगणितीय योग शून्य है तो पिंड घूर्णन गति नहीं करेगा। पिंड संतुलन की अवस्था में तब होगा जब पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों के उनके तल में किसी बिंदु पर घूर्णनों का बीजगणितीय योग शून्य हो। नेक्स्ट पॉइंट, घर्षण बल समंजक बल होता है और उतने ही मान से लगता है जितना कि गति रोकने के लिए आवश्यक होता है। घर्षण बल का मान उस समय अधिकतम होता है जब पिंड फिसलने ही वाला होता है। यह मान चरम घर्षण बल अथवा सीमांत घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण की अवस्था में पिंड के पहुंचने से पूर्व पिंड की स्थिर अथवा अवस्था में जो घर्षण बल लगता है तथा जो गति की संभावना का विरोध करता है स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। चरम घर्षण बल की अवस्था में पहुंचने के पश्चात यदि पिंड पर क्रिया बल बढ़ाए जाए तो विरोधी घर्षण बल का मान नहीं बढ़ता है और पिंड क्रिया बल की दिशा में गतिमान होगा। पिंड के गतिमान हो जाने से घर्षण बल स्थिर मान से लगता है जो कि चरम घर्षण बल से कुछ कम होता है। चरम घर्षण बल पिंडों के संपर्क तल के क्षेत्रफल और आकार पर निर्भर नहीं करता है परंतु केवल अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। तापमान के सामान्य परिवर्तनों के लिए घर्षण गुणांक म्यू का मान स्थिर रहता है। छोटे क्षेत्रफल पर अधिक दाब की तुलना में बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब घर्षण प्रतिरोध का मान थोड़ा अधिक होता है। घर्षण गुणांक का मान अधिकतम मान 1 होता है। पूर्ण चिकने तलों के लिए घर्षण गुणांक का मान 0 होता है। इस्पात में घर्षण गुणांक का मान 0.4 से 0.8 होता है। लकड़ी तथा धातु के घर्षण गुणांक का मान 0.2 से 0.6 तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी मशीन का प्राप्त यांत्रिक लाभ उसके द्वारा उठाए गए भार तथा उठाने के लिए आवश्यक प्रयास का अनुपात होता है। यांत्रिक लाभ बराबर उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास अर्थात W/P। वेगानुपात मशीन द्वारा भार उठाने के अंतर्गत लगाए गए प्रयास तथा उठाए गए भार के संगत विस्थापनों का अनुपात होता है अर्थात VR बराबर P/W। किसी मशीन को दी गई ऊर्जा की मात्रा को दत्त ऊर्जा कहते हैं। किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा का अनुपात मशीन की दक्षता कहलाती है। मशीन की दक्षता नीटा बराबर उपलब्ध ऊर्जा अपन दत्त ऊर्जा। आदर्श मशीन में घर्षण नहीं होता है। आदर्श मशीन की यांत्रिक दक्षता 1 होती है। वास्तविक मशीन की यांत्रिक दक्षता 1 से कम होता है। नरम इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.30% तक होती है। नरम इस्पात का यंग मापांक यंग मॉडुलस का मान 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। नरम इस्पात का ब्रिनेल कठोरता का मान 130 होता है। नरम इस्पात को सुगमता से फोर्ज तथा वेल्ड किया जा सकता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नरम इस्पात को पायनीकृत यानी टेम्पर्ड तथा कठोरीकृत हार्डेन नहीं किया जाता है। बल के प्रभाव में किसी अंग के आकार में परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिक पिंड पर बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन होता है किंतु बल हटा लेने पर आकार में हुआ परिवर्तन शून्य हो जाता है। सुगठ पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में स्थायी परिवर्तन होता है, बल हटा लेने पर परिवर्तन शून्य नहीं होता है।
दृढ़ पिंड पर बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिबल की इकाई न्यूटन पर mm² होती है। कर्तन या स्पर्शी प्रतिबल सदैव तल के समांतर कार्य करते हैं। विकृति की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि यह एक समान प्रकार की दो राशियों का अनुपात होता है। कुट्यता यानी मेलाबिलिटी के कारण संपीड़न प्रतिबल के प्रभाव में बिना चटके पदार्थ के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ को तन्यता के कारण बिना टूटे किसी चाप में झुकाया जा सकता है। तन्यता यानी डक्टिलिटी के कारण पदार्थ को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। भंगुरता यानी ब्रिटलनेस के कारण पदार्थ पर चोट लगने से वह बिना कोई विकार या खराबी उत्पन्न हुए कई भाग में अलग हो जाता है। पॉइजन अनुपात पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। पॉइजन अनुपात का मान 0 से 0.50 तक होता है। किसी वृत्ताकार छड़ के लिए आयतन विकृति EV बराबर ई कोष्टक में 1 - 2/m कोष्टक बंद होता है। ढलवा लोहे की प्रत्यास्था सीमा लगभग 0 होती है। ढलवा लोहे में पराभव बिंदु यानी यील्ड पॉइंट 0 लिया जाता है। ढलवा लोहे का प्रत्यास्था मापांक का मान 1.6 × 10³ न्यूटन पर mm² होता है। अंतिम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात सुरक्षा गुणांक कहलाता है। जब किसी पिंड को लंबाई में खींचते हैं तो उसकी लंबाई तो बढ़ती है परंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है। नेक्स्ट पॉइंट, पतले खोल के दीवार की मोटाई उसके व्यास के लगभग 1/20 गुना से कम होता है। जिन खोल की दीवार की मोटाई उसके व्यास से 1/10 गुना से अधिक होता है उसे मोटे खोल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी खोल में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस P/d/4t द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी खोल में उत्पन्न परिधि प्रतिबल ज्ञात करने का सूत्र P/d/2t का प्रयोग किया जाता है। किसी पतले बेलनाकार खोल में परिधि प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल का 2 गुना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी बेलना आकार खोल में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र P/d/2t कोष्टक में 1/2 - 1/m कोष्टक बंद द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी बेलनाकार खोल में परिधि विकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र P/d/2t कोष्टक में 1 - 1/2m कोष्टक बंद प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार खोल में उत्पन्न आयतनिक विकृति EV बराबर P/d/2t कोष्टक में 5/2 - 2/m कोष्टक बंद। किसी गोली खोल में उत्पन्न आयतन विकृति EV बराबर 3P/d/4t कोष्टक में 1 - 1/m कोष्टक बंद। किसी गोली खोल के व्यास में परिवर्तन डेल्टा D बराबर P/d² 4t कोष्टक में 1 - 1/m कोष्टक बंद। गोली खोल में परिधि विकृति E बराबर P/d/4t कोष्टक में 1 - 1/m कोष्टक बंद। किसी गोली खोल में उपजा अधिकतम परिधि प्रतिबल P/d/4t होता है। किसी जोड़दार खोल में उपजा अधिकतम परिधि प्रतिबल P/d/2t नीटा होता है।